अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पास पेपर में जो है वो इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जी जैसे कि जैसे हमने हर सिस्टम की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन से पहले जो है वो हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि आपने जो है वो इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, या जब आपको जो है वो एग्जामिनेशन की जा रही होगी तो आपने इस तरीके से कोऑपरेट करना है। इसी तरह जब आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की फिजिकल एग्जामिनेशन करना स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले मेक श्योर करते हो कि जिस रूम में एग्जामिनेशन की जा रही है उस रूम का टेम्परेचर ठीक है, कंफर्टेबल टेम्परेचर है वहाँ पे है या नहीं। ऐसा ना हो कि क्योंकि आप पेशेंट को जब एग्जामिनेशन करते हो तो पेशेंट को थोड़ा अनकवर करते हो, तो उस दौरान पेशेंट को ठंड वगैरह ना लगे। प्रॉपर तरीके से रेस्ट पीरियड प्रोवाइड करते हो अगर ज़रूरी है। एडिक्वेट ड्रेपिंग प्रोवाइड करते हो ताकि अननेसेसरी एक्सपोजर ना हो। ठीक है, और इतना मतलब आप अनकवर करते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से एडिक्वेट विजुअलाइजेशन हो जाए जो है वो जो पार्ट आपने एग्जामिन करना है। उसके बाद जो है वो आप एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को कि आपको पेशेंट को फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज करना होगा और मूव करना होगा वेरियस पार्ट बॉडी पार्ट्स को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी, क्योंकि पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है। क्लियर और सिंपल डायरेक्शन यूज़ करोगे, ठीक है, बिगिन करने के लिए। ठीक है, थ्रू आउट द एग्जामिनेशन ताकि क्लाइंट इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उसको एक्सप्लेन करोगे किस तरीके से बॉडी पार्ट को मूव करना है। ठीक है, ताकि असेसमेंट जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को प्रॉपर तरीके से असेस किया जा सके। फिर आप डेमोन्स्ट्रेटिंग करेंगे क्लाइंट को कि उसने किस तरीके से मूव करना है वेरियस बॉडी पार्ट को, और वर्बल डायरेक्शन जो है वो उसको प्रोवाइड करना है ताकि आप इजीली जो है वो फैसिलिटेट कर सको एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब कुछ पोजीशन ऐसी हैं एग्जामिनेशन के लिए जो अनकम्फर्टेबल हो सकती हैं ओल्डर क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है जिन पेशेंट में। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो फिर आप जो है वो मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है वो देख लेते हो, जहाँ ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो आप पोजीशन जो है वो करवाते हो। सेंसिटिव रहना है क्लाइंट की नीड से और अडेप्ट करनी है योर टेक्निक एज नेसेसरी। इक्विपमेंट्स में जो है वो आप टेप जो है वो यूज़ करोगे। टेप से जो है वो अगर आपने दोनों साइड से जो है वो सरकमफेरेंस चेक करना है लाइक का, ठीक है, मसल का जो है वो साइज़ वगैरह चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक साइड से मसल साइज़ ज़्यादा है दूसरी साइड से मसल कम है, एट्रोफी वगैरह तो नहीं हुई, उसको देखने के लिए फिर आप गोनियोमीटर यूज़ करोगे। गोनियोमीटर जो है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे आपके सामने पिक्चर में दिखाया गया। इसमें बेसिकली आप मसल की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको चेक करने के लिए आप यूज़ करते हो। स्किन जो है वो मार्किंग पेंसिल यूज़ करनी है अगर आपको कोई मार्क वगैरह करके देखना है, ठीक है, तो उस सेंस में जो है वो आप देख लोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप फिजिकल एग्जाम, अभी ये समरी से बताई हुई है कि जब आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उनमें ये चीज़ें आप चेक करते हो मेनली। सबसे पहले आपने उसका गेट और पोस्चर चेक करना है, उसके बाद आपने जॉइंट्स की मसल की एक्सट्रीमिटी का साइज सिमेट्री और कलर देखना है। फिर आपने पल्पेट करके देखना है जॉइंट्स को, मसल को, एक्सट्रीमिटीज़ को, वहाँ कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई एडीमा तो नहीं है, ये तो नहीं है, नोड्यूल या क्रिपिटस जो है तो नहीं प्रेजेंट। फिर उसके बाद हमने मसल स्ट्रेंथ को चेक करना है, रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है जॉइंट्स की, बायलेटरल जो फाइंडिंग है जॉइंट्स और मसल की, उनको कंपेयर करके देखना है दोनों साइड पे सेम है या नहीं है। फिर जो है कुछ स्पेशल टेस्ट है जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम, इसमें जो है वो जो मीडियन नर्व है उसकी कंप्रेशन वगैरह तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हो। ये आगे हम देख लेते हैं कैसे टेस्ट परफॉर्म करना है। इसी तरह बल्ज, बिलॉटमेंट और जो है वो मैकमरी जो है वो नी टेस्ट आप परफॉर्म करते हो, ये चेक करने के लिए नी में कहीं फ्लूइड वगैरह की तो नहीं प्रेजेंट है नी जॉइंट में, नी जॉइंट के अंदर कोई टीयर वगैरह तो नहीं आया हुआ, तो वो आप चेक करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो नेक्स्ट हम जो है वो इन डिटेल देख लेंगे। जी सबसे पहले आ जाता है गेट। अब गेट में क्या होता है कि आप जो है वो सबसे पहले इंस्पेक्ट करोगे पेशेंट की जो है वो गेट को, जिसमें आप ऑब्जर्व करोगे उसकी गेट को कि वो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, जैसे ही क्लाइंट कमरे के अंदर एंटर हुआ है, ठीक है, आप उसको देख लेते हो कैसे चल के आए, या आप पेशेंट को कह सकते हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कि आपको वॉक करके दिखाए। ठीक है, तो उस दौरान आप उसकी एग्जामिनेशन जो है उसकी जो है वो आप वॉक चॉल देख लेते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नोट करना बेस ऑफ सपोर्ट की, जब वो चल रहा है तो इधर अपनी पूरे पाँव पे वजन डाल रहा है या सिर्फ हील पे वजन डाल रहा है या टो पे वजन डाल रहा है, तो वो जो बेस ऑफ सपोर्ट है आप उसको देख लो कि ऐसा तो नहीं किसी स्टिक को पकड़ के चल रहा है या किसी चीज़ को पकड़ के सपोर्ट लेके फिर चल रहा है, तो आप देख लो। वेट बियरिंग स्टेबिलिटी देखनी है कि प्रॉपर तरीके से अपना वेट को बियर किया हुआ है अपने लेग पे। फुट पोजीशन देखनी है कि फुट पोजीशन के बिल्कुल सीधे रख के पाँव चला, कि ऐसा तो नहीं एक पाँव अंदर और एक बाइक की तरफ निकाला है, वो आप देख लेते हैं। स्ट्राइड लेंथ,
स्ट्राइड क्या होता है कि बेसिकली एवरेज लेंथ क्या है एक स्टेप की, एक कदम की, ठीक है। तो वो आप देख लेते हो कि पेशेंट जब एक कदम चलता है तो उसकी जो है वो कितनी लेंथ है, यानी राइट और लेफ्ट फुट के दरमियान का जो डिस्टेंस है इन शॉर्ट वो आप देख लेते हो, वो आपके पास स्ट्राइड लेंथ आ जाती है। फिर कैडेंस ऑफ स्ट्राइड आ जाता है, जिसमें आप देखते हो कि 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा जो है वो पाँव जो है उसने ज़मीन के साथ हिट किया है। तो बेसिकली वो नंबर ऑफ़ टाइम जो फुट हिट करता है ग्राउंड को पर मिनट में, वो आप कैलकुलेट कर लेते हो। आर्म स्विम देख लेते हो, चलते हुए जो है वो एक बाजू आगे होता है, एक पीछे होता है। पोस्चर जो है वो आप देख लेते हो कि इसका पोस्चर जो है वो कहता है कि लीन आगे, ज़्यादा आगे की तो झुका हुआ तो नहीं है, बैकवर्ड तो नहीं है, लेटरल तो नहीं है, उस लिहाज से आप उसका पोस्चर जो है वो देख लेते हो ड्यूरिंग वॉकिंग। नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा वेट, क्लाइंट एबल होगा कि वो स्टैंड हो सके अपने हील पे और टोज पे, ठीक है। टोज पॉइंट होंगी स्ट्रेट अहेड, इक्वल होंगे बोथ साइड पे, पोस्चर इरेक्ट होगा, मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटिक और रिदमिक होंगी, आर्म स्विम होगा इन ऑपोजिशन में, ठीक है। स्ट्राइड लेंथ जो है वो क्या होगी, अप्रोप्रिएट होगी। जबकि इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या होगा कि अनइवन जो है वो वेट बियरिंग होगी, ठीक है। क्लाइंट जो है वो स्टैंड नहीं कर पाएगा हील पे और टो पे, ठीक है। टो पोजीशन जो है वो टो जो है वो पॉइंट क्या होगी, इन और आउट, एक अंदर की तरफ होगा एक बाहर होगा, या दोनों जो है वो बाहर की तरफ पाँव जो है वो निकाल के जो है वो पेशेंट चल रहा होगा, ठीक है। क्लाइंट लिम्प होगा ऐसे जैसे लिथार्जिक है, बहुत वीक है, शफल कभी आगे की तरफ पीछे की तरफ इस तरह जूझ रहा हो, ठीक है। प्रोपेल फॉरवर्ड आगे की तरफ हुआ हो, ठीक है, या इन शॉर्ट वाइड बेस गेट हो, तो वो सारी वो जो है वो शो करता है कि पेशेंट को जो है कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है। अब ये सामने इस स्लाइड पे जब आप इसे खोल के देखोगे ना तो इस पर चल के दिखाया हुआ कि किस तरीके से जो है वो पेशेंट चलता है। जैसे मैं आपको ये दिखा देती हूँ 2 मिनट जी, नज़र आया। ये साथ में जो है वो उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो है वो पेशेंट जब मतलब चलता है तो आर्म किस तरीके से स्विम करते हैं ऑपोजिशन में, और साथ वाली पिक्चर में जो है वो आपको वाइड बेस जो है वो गेट दिखाए, ये वाइड बेस गेट दिखाएगी इस तरीके से वो पेशेंट चलता है टांगे खोल के, ठीक है, अपने टोज बाई की तरफ निकाल के, ठीक है। चलिए जी वापस आ जाते हैं। जी फिर नेक्स्ट आपके पास आप देखते हो कि रिस्क ऑफ फॉलिंग बैकवर्ड फॉलिंग का रिस्क तो नहीं है ओल्ड या हैंडीकेप क्लाइंट्स में, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आप न्यूज़ टेस्ट परफॉर्म करते हो, जिसमें आप क्लाइंट के पीछे खड़े हो जाते हो, अपने आर्म्स जो है वो पेशेंट के अराउंड करते हो, ठीक है, क्लाइंट के अराउंड अपने आर्म्स करते हो और उसको जो है उसको स्टर्नम पे जेंटली जो है वो न्यूज करते हो, न्यूज में मतलब हल्का सा उसको पुश करते हो, ठीक है। उसमें देखते हो अगर तो नॉर्मली क्या होगा, पेशेंट गिरेगा नहीं, वो अपना बैलेंस मेंटेन रखेगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी जो है, अगर कोई सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है या कोई पार्किंसन डिजीज़ है तो उसमें पेशेंट जो है वो ईजीली पीछे की तरफ फॉल हो जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ओल्डर पेशेंट्स जो है वो ओल्डर पेशेंट जो है वो उनमें रिस्क ऑफ फॉल हो सकता है, ठीक है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में और पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट देखते हो जी। अब सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है, बेसिकली जब आर्थराइटिस नेक में जो है वो आर्थराइटिस ऑफ नेक हो तब, या जो है वो नेक की जो में जो है वो डिस्क जो है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम या नेक में जो है वो कोई टीयर वगैरह आया हो, तब जो है वो उस कंडीशन में जो है उस कंडीशन को आप कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, ठीक है। पार्किंसन डिजीज जो है वो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर सीएनएस का, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो मूवमेंट जो है वो पेशेंट की डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स को चेक करते हो वो फंक्शनल है या नहीं, वहाँ कोई डिसफंक्शनल तो नहीं वो हुए हुए। सबसे पहले आप इंस्पेक्ट करते हो, देन पल्पेट करते हो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, जैसे सामने पिक्चर में दिखाया गया है। पेशेंट को कहते हो तशरीफ़ रखें यानी बैठे हैं, पुट करते हो अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को जस्ट इंटीरियर टू द एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ठीक है, जैसे सामने पिक्चर में दिखाया गया। क्लाइंट को कहते हो अपने माउथ को ओपन करें, ठीक है। जब ऊपर आप इंस्पेक्ट कर रहे हो कि टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट को, तो जॉ जो है वो मूव करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपको जो है वो लेटरली मूव करेंगे 1 to 2 सेंटीमीटर। स्नैपिंग और क्लिकिंग साउंड जो है वो फील होगी और हेयर होगी नॉर्मल लाइन में, ठीक है। उसके बाद आप पेशेंट को अपना माउथ जो है वो ओपन करे वाइडली, इतना पॉसिबल है या नहीं, इसमें आप देख लेते हो नॉर्मली पेशेंट जो है वो 1 से 2 इंच तक अपना माउथ ओपन कर लेता है। फिर उसके बाद पेशेंट को कहोगे कि अपनी जॉ को जो है मूव करें फ्रॉम साइड टू साइड, प्रोट्यूट करे और रिट्रैक्ट करे जॉ को,
ठीक है। नॉर्मली जो है वो माउथ ओपन होगा, क्लोज होगा स्मूथली, जॉ जो है वो प्रोट्रूड करेंगे और रिट्रैक्ट करेंगे ईजीली। जबकि इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी जो है वो रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज हुई होगी, वो शो कर सकता है। यानी अगर कोई जो है वो पेशेंट को आर्थराइटिस के पेशेंट में जो है वो रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, जिसमें स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस और क्यूपिटस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं एट द साइट ऑफ जॉइंट। मसल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हुई होगी, ठीक है, अगर कोई मसल या जॉइंट डिजीज हुई है उसमें, ठीक है। इसके अलावा जो रेंज ऑफ मोशन है, क्लिकिंग या पॉपिंग जो ग्रेटिंग साउंड है वो सुनाई दे सकती है अगर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है वो डिसफंक्शन हुई है। अब जैसे आप ये सामने पिक्चर में जो देख लो, ठीक है, ये आपको दिखाया किस तरीके से जब आप पेशेंट को जो है वो इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो है वो जस्ट इंटीरियर टू एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग रखते हो तो किस तरीके से जो है वो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है वो मूव करते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जी ये नज़र आया आपको, ये जी ये नज़र आया। इस तरीके से जो है ये जब आप जॉ को ऊपर नीचे करते हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो आपके टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स जो है वो मूव करते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, फिर उसके बाद आपको ये दिखाया यहाँ पे टेम्पोरो मैंडिबुलर जो है वो दिखाया हो कि अगर मतलब उनके कोई डिसफंक्शन वगैरह हुआ है तो यहाँ पे पेशेंट को जो है वो पेन होगी, स्वेलिंग हुई हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आप रेंज ऑफ मोशन को टेस्ट करते हो। उसमें आप पेशेंट कहते हैं अपने माउथ को ओपन करें और मूव करें जॉ को लेटरली अगेंस्ट द रजिस्टर जो है वो जॉ को जो है वो मूव करें, ठीक है। क्लाइंट को कहते हो अपने टीथ को जो है वो क्लेंच करें और फील करें फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेम्पोरल एंड मैसेटर जो है वो मसल की टू टेस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ क्रेनियल नर्व, ठीक है। अगर नॉर्मली जो है वो पेशेंट प्रॉपर तरीके से जो है वो जॉ को मूव कर रहे हैं द रेजिस्टेंस कोई उसको पेन शेन नहीं हो रही तो मीन सब कुछ जो है वो ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पल्पेटेड विद नो पेन और स्पार्म। जब पेशेंट हाथ रखेगा, जैसे हमने CNS की एग्जामिनेशन में भी देखा था ना, जहाँ आप ट्राइजेमिनल नर्व को चेक करने के लिए जो होता है वो दांत को पेशेंट कहते हैं अपने टीथ को क्लेंस करें और साथ में टेम्पोरल मैसेटल मसल्स की जो है वो आप पल्पेट करके देखते हो कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन उनकी हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो जो है वो फुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वो शो कर सकता है कोई जो है वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व में कोई लीजन प्रेजेंट है। पेन और स्पाज्म जो है वो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में जो है वो हो सकती है, जो इसमें क्रॉनिक पेशेंट को जो है क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो पेशेंट को पेन होती है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को फिर नेक्स्ट असेस करने के लिए आप क्या करते हो, इसमें पेशेंट को कहते हो आप सिटिंग पोजीशन में करें और फिर उसमें जो है वो आप देखते हो कि पेशेंट का जो है उसके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स जो है उसको इंस्पेक्ट करते हो, उनकी लोकेशन देखने के लिए वो मिड लाइन में है या नहीं, उनका कलर कैसे है, वहाँ कोई स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ कोई मैथ तो नहीं है। पल्पेट करके देख लेते हो टेंडरनेस को पेन के लिए कि वहाँ पेन तो नहीं हो रही, जैसे आपको सामने पिक्चर में ये आपको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स जो है वो दिखाए हुए। नॉर्मली वहाँ पे कोई विजिबल जो है नो विजिबल बोनी ओवर ग्रोथ होती है, कोई स्वेलिंग रेडनेस नहीं होती, जॉइंट जो है वो क्या होते हैं नॉन टेंडर होते हैं। इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी जो है वो क्या होंगे स्वॉलन रेड और लार्ज जॉइंट्स होंगे, टेंडरनेस और पेनफुल जॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो है वो शो कर सकते हैं कि जॉइंट्स में जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई है जिसकी वजह से स्वॉलन हुए होते हैं, लार्ज होते हैं और टेंडर होते हैं। फिर उसके बाद सर्वाइकल थोरेसिक और लंबर स्पाइन को जो है वो चेक करते हो। इसमें क्या करते हो, सबसे पहले आपने उसको ऑब्जर्व करवाना है फ्रॉम साइड से सर्वाइकल थोरेसिक और लंबर कर्व को, ठीक है, फ्रॉम साइड से और फिर उसके बाद बिहाइंड से, ठीक है। उसमें आप देख लेते हो उनकी प्रॉपर तरीके से पोजीशन है या नहीं। क्लाइंट को कहते हो वो स्टैंडिंग हैव द क्लाइंट स्टैंडिंग एरेक्ट, सीधा खड़ा हो जाए विद द गोन पोजीशन टू अलाउ एन एडिक्वेट व्यू ऑफ द स्पाइन, यानी गाउन थोड़ा पीछे करके इस तरीके से कि आपको स्पाइन का प्रॉपर तरीके से क्लियर व्यू है, या आप उसमें सिमेट्री देख लेते हो। ओवरऑल हाइट ऑफ द शोल्डर चेक कर लेते हो, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है दोनों साइड पे। ईलिक क्रेस्ट जो है उसको देख लेते हो, बटक क्रीज जो है वो उसको देख लेते हो, ठीक है, दोनों साइड से जो है वो कैसी है सिमेट्री है या नहीं उसमें। नॉर्मली क्या होगा कि सर्वाइकल और लंबर स्पाइन जो है वो क्या होंगे, कनकेव होंगे, जैसे ये आपको सामने पिक्चर में दिखाया। सर्वाइकल और लंबर जो है वो कनकेव होंगे, जबकि जो आपके पास थोरेसिक है वो क्या होगा आपका जो है वो कन्वेक्स होगा, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेट होती है जब पीछे से ऑब्जर्व की जाए, ठीक है। एंड एग्जैजरेटेड थोरेसिक कर्व जो है वो एजिंग में हो सकती है जिसको आप काइफोसिस कहते हो,
ठीक है, जिसमें थोरेसिक कर्व जो है वो थोरेसिक वर्टेब्रा थोड़ा बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुए होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या होगा कि लंबर कर्वेचर जो है वो फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब अगर हर्निएटेड लंबर डिस्क है जिसमें जो है वो डिस्क बाहर की तरफ निकली हुई है, या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोइटिस में जो है वो लंबर कर्वेचर जो है वो फ्लैटन हो सकता है। जबकि लेटरल कर्वेचर ऑफ जो थोरेसिक स्पाइन है वो इंक्रीज हो सकता है इन कन्वेक्सिटी ऑन द लेटरल साइड पे, जो कि स्कोलियोसिस में देखा जाता है। जबकि लंबर कर्वेचर एग्जैजरेट हो सकता है, जो जिसको लॉर्डोसिस कहते हैं, प्रेगनेंसी या ओबेसिटी में हो सकता है। ठीक है, अनइक्वल हाइट ऑफ द हिप जो वो सजेस्ट कर सकते हैं कि अनइक्वल जो है वो लेग लेंथ है। अब ये सामने आपको पिक्चर में जो है वो दिखाया, नॉर्मली हेल्दी दिखाई स्पाइन, फिर काइफोसिस दिखाया जिसमें जो है वो थोरेसिक वर्टेब्रा बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुए होते हैं, लॉर्डोसिस दिखाया जिसमें लंबर वर्टेब्रा अंदर की तरफ जो है वो गए हुए होते हैं, स्कोलियोसिस में जो है स्पाइन जो है वो जिगजैग में जो है वो इस तरीके से होती है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप स्पाइनल प्रोसेस को पल्पेट करते हो और पैरावर्टिब्रल जो मसल्स हैं बोथ साइड ऑफ द स्पाइन पे, उसको जो है वो आप पल्पेट करके जो है वो देख लेते हो, वहाँ कोई टेंडरनेस तो पेन तो नहीं है। नॉर्मली क्या होगा कि नॉन टेंडर स्पाइनस प्रोसेस होगा, वेल डेवलप होगा, फॉर्म स्मूथ होगा। ठीक है, नॉन टेंडर पैरावर्टिब्रल मसल्स होंगे। ठीक है, नो मसल्स बाद में होगा। लेकिन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी जैसे कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है या मसल स्ट्रेन वगैरह है तो उसकी वजह से जो है वो पेशेंट को जो है वो ऑन पल्पेशन जो है वो पेशेंट को पेन होगी, टेंडर स्पाइनल प्रोसेस में जो है वो टेंडर फील होंगे, और वर्टिब्रल जो मसल पैरावर्टिब्रल मसल वहाँ पे पेशेंट ड्यूरिंग असेसमेंट जो है वो आपको टेंडरनेस फील होगी। फिर उसके बाद आ जाता है आप रेंज ऑफ मोशन को जो है वो सर्वाइकल स्पाइन की जो है वो रेंज ऑफ मोशन चेक करोगे कि प्रॉपर तरीके से सर्वाइकल स्पाइन वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन है या नहीं, यानी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मूवमेंट है या नहीं है। उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप आस्क करोगे क्लाइंट को कि वो टच करे चिन को टू द चेस्ट। ठीक है, जिसको जैसे फ्लेक्शन कहते हैं, वो फिर लुक करे लुक अप करे एट द सीलिंग। ठीक है, ये जैसे सबसे पहले उसे कहेंगे अपनी जो है वो चेस्ट सॉरी चिन को सीने तक लेके चेस्ट तक, यानी वो सर्वाइकल स्पाइन की जो है वो फ्लेक्शन होगी। उसके बाद उसको कहेंगे हाइपर एक्सटेंशन को, जिसमें उसे कहेंगे बैक जो है वो लेके जाए। जैसे मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये देखो, ठीक है, अब ये जो है वो जब इस तरफ लेके जाएगा आगे की तरफ ये फ्लेक्शन हो जाएगी, और जब वो इस तरफ लेके जाएगा ये फिर जो है उसकी एक्सटेंशन होगी। जब इससे थोड़ा ज़्यादा आगे लेके जाएगा तो ये फिर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। ये वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आप नॉर्मली देखोगे क्या होगा कि सर्वाइकल स्पाइन जो है वो 45 डिग्री तक फ्लेक्शन होगी, जैसे भी मैंने आपको पीछे पिक्चर में दिखाया है। सर्वाइकल स्पाइन की जो है वो एक्सटेंशन भी 45 डिग्री तक की होगी। ठीक है, अब सर्वाइकल स्पाइन जो है वो इनके तो नॉर्मलिटी क्या होगी कि ये रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज हुई है, यानी प्रॉपर तरीके जैसे फ्लेक्शन 45 डिग्री तक हो रही है, एक्सटेंशन भी 45 डिग्री हो रही है, तो ये नॉर्मली इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी ये रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कम हो सकती है। वो तब हो सकती है जब पेशेंट को कोई सर्वाइकल स्ट्रेन हो। ठीक है, या सर्वाइकल नेक पेन हो रही हो पेशेंट को, वो तब होगा जब अगर उसको किसी सॉफ्ट टिश्यू की में जो है वो कोई वहाँ इंजरी हुई है। ठीक है, या वहाँ पे कोई एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की वजह से जो है मसल लिगामेंट या नर्व में कोई इंजरी वगैरह हुई है, तो वहाँ पेन की वजह से जो है वो रेंज ऑफ जो बेसिकली मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हुई होगी, रेंज ऑफ मोशन जो है वो इम्पेयर्ड हुई होगी। फिर सेकेंडली अगर कोई सर्वाइकल डिस्क डिजनरेटिव डिजीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, तो उसकी वजह से भी जो है वो रेंज ऑफ मोशन इम्पेयर हुई होगी, पेशेंट को पेन हुई होगी जो बैक तक, शोल्डर तक, आर्म तक रेडिएट हुई होगी। ठीक है, इसके अलावा नेक पेन होगी विद लॉस ऑफ सेंसेशन। अगर नेक पेन हो रही है विद लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लेग, तो वो इंडिकेट करती है सर्वाइकल स्पाइन कॉर्ड जो है वो कंप्रेशन को हुई है पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा अगर जो है वो जो है रेंज ऑफ मोशन जो है वो इम्पेयर्ड हो सकती है और पेशेंट को नेक में पेन हो सकती है। अगर पेशेंट को कोई सीरियस प्रॉब्लम जैसे सीरियस इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह हुआ है, उनमें पेशेंट को फीवर होगा, चिल होगा, हेडेक होगा, उसके साथ साथ जो है वो नेक स्टिफ हुई होगी। इसलिए आपने मेनिंजाइटिस का एक टिपिकल साइन पढ़ा ना कि इसमें नेक स्टिफनेस हो जाती है।
नहीं है तो उस कंडीशन में हो सकती है। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप ये रूल आउट कर सकते हो कि ऐसा तो नहीं, नेक अगर स्टिफ है तो पेशेंट को जो है वो गाना ख़त्म मेनिंजाइटिस का तो नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आप लेटरल बेंडिंग का टेस्ट करवाते हो, क्लाइंट को कहते हो आज तक क्लाइंट को टच करे ईच ईयर को टू द शोल्डर, जैसे सामने पिक्चर में दिखाया है। ऑन दैट साइड नॉर्मली क्या होगा, क्लाइंट बेंड कर सकता है 40 डिग्री टू द लेफ्ट और 40 डिग्री टू द राइट साइड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप एवेलुएट करके देख ले, सॉरी रोटेशन करके देख लेते हो, पेशेंट को नेक को रोटेट करवा के देख लेते हो। इसमें आस्क करते हो क्लाइंट को कि वो टर्न करे हेड को राइट पे और फिर उसके बाद लेफ्ट पे करे, ठीक है। अबाउट 70 डिग्री ऑफ रोटेशन जो है वो नॉर्मली पॉसिबल होती है। उसके बाद जो आपने पीछे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाई थी जिसमें नेक को आगे की तरफ लेके आए थे और पीछे की तरफ, वो आप दोबारा रिपीट करवा के देख लेते हो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस कि पेशेंट को कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रही है, फुल रेंज ऑफ मोशन हो रही है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है। नॉर्मली होगी और इन केस ऑफ अगर कोई जॉइंट या मसल डिजीज है तो वो नहीं हो पाएगी। फिर ये नेक्स्ट जो है वो दिखाया हुआ है हेल्दी काइफोसिस, स्पाइन दिखाई है, साथ में जो है वो काइफोसिस दिखाया हुआ है, लॉर्डोसिस और जो है वो स्कोलियोसिस दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने थोड़ा सी को लंबर स्पाइन को जो है, अभी हमने पीछे जो है सर्वाइकल स्पाइन को टेस्ट किया था, उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक की थी। अब हम थोड़ा सी को लंबर स्पाइन की जो है वो रेंज ऑफ मोशन को चेक करेंगे या टेस्ट करेंगे। इसमें आप आस्क करते हो क्लाइंट को वो बेंड करे फॉरवर्ड और टच करे टो को, ठीक है। ऑब्जर्व आप उसमें देखते हो, ऑब्जर्व करते हो शोल्डर की स्कैपुलर हाइप की सिमेट्री को। सिमिलरली आप क्लाइंट जो है वो अगर ओल्डर पेशेंट है, ओल्डर क्लाइंट है तो आप उसको कहते हो बेंड फॉरवर्ड के लिए, उसमें कंपल्सरी नहीं करते हो कि अपने पाँव को अपने टो को टच करें, ठीक है। मुझे हो सकता है क्लाइंट मतलब उस पाँव को हाथ अनकम्फर्टेबल ना हो तो चक्कर आके गिर वगैरह ना जाए, ठीक है। चलिए अगर तो वो कंफर्टेबल है मूवमेंट में तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। नॉर्मली क्या होगा, फ्लेक्शन होगी जो है 75 डिग्री टू 90 डिग्री की, ठीक है। लंबर जो कनकेविटी है वो फ्लैट आउट हो जाएगी और स्पाइनल प्रोसेस जो है वो अलाइनमेंट में होते हैं। इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी क्या होगा कि लेटरल कर्वेचर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, जो जैसे कि फंक्शनल स्कोलियोसिस में होता है। यूनिलेटरल एग्जैजरेटेड थोरेसिक कन्वेक्सिटी हो जाएगी जो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में स्पाइनल प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ अलाइनमेंट जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। जब पेशेंट जो है वो इस तरीके से नीचे झुकता है तो फिर उसमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को स्कोलियोसिस वगैरह है या नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है वो आप क्लाइंट को कहते हो सिट डाउन करें, सॉरी आप क्लाइंट के पीछे बैठ जाते हो, सिट डाउन करते हो बिहाइंड द क्लाइंट, स्टेबलाइज करते हो क्लाइंट की पेल्विस को अपने दोनों अपने हाथों के साथ, और फिर आस्क करते हो क्लाइंट को कि वो बेंड करे साइड वे, ठीक है। जैसे लेटरल बेंडिंग के सामने ये पिक्चर में जो है वो दिखाया गया। और फिर उसको कहते हैं बेंड करे बैकवर्ड टूवर्ड यू, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन को चेक करने के लिए। उसके बाद उसे कहते हो ट्विस्ट करे शोल्डर को ऑन वन वे देन द अदर, जैसे रोटेट करके, जैसे नीचे पिक्चर में दिखाया है। नॉर्मली जो है वो लेटरल बेंडिंग जो कैपेसिटी है थोरेसिक और लंबर वर्टेब्रा की वो अबाउट 35 डिग्री होगी, हाइपर एक्सटेंशन जो है वो 30 डिग्री होगी और जो रोटेशन है वो अबाउट 30 डिग्री की होगी, ठीक है। इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी जो है वो अगर पेशेंट को लोअर बैक स्ट्रेन है किसी इंजरी की वजह से या सॉफ्ट टिश्यू डिजीज की वजह से तो उसमें फिर रेंज ऑफ मोशन जो है वो इम्पेयर हुई होगी और पेशेंट को लंबर और थोरेसिक एरिया पे रीजन में पेन होगा अपॉन मूवमेंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है अगर टेस्ट करें तो बैक और लेग पेन, अगर पेशेंट को जो है वो बैक में या लेग में पेन हो रही है तो आप उसमें जो है वो ये टेस्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है। लेसी जो है वो टेस्ट इसमें आप करते हो, ये यूज़ करते हो अगर पेशेंट को लो बैक पेन है, ठीक है, लो बैक पेन है जो रेडिएट हो रही है डाउन द बैक। इसमें जो है वो आप पेशेंट को कहते हो अपनी लेग को स्ट्रेट करें और देखते हो कोई हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसिस तो नहीं है। आस्क करते हो क्लाइंट को कि वो लाई कर जाए फ्लैट को, फ्लैट लेट जाए और फिर उसको रेज करते हो ईच रिलैक्स लेग को इंडिपेंडेंटली टू द पॉइंट ऑफ पेन, जहाँ तक उसको पेन नहीं होती, जैसे सामने पिक्चर में दिखाया उसको कहते हैं अपनी टांग को जो है वो रेस्ट करे जब तक उसको पेन नहीं होती, और जब उसको पेन स्टार्ट होती है तब आप उसको जो है वो डॉर्सिफाई कर देते हो उसके क्लाइंट को, क्लाइंट के फुट को जो है वो डॉर्सिफाई कर देते हो जैसे आपको ये सामने पिक्चर में जो है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर आप डिग्री ये करने के बाद आप ये देखते हो पहले तो कितनी एलिवेशन हुई है जब पेन आई है, मतलब
पेन जब स्टार्ट हुई उस वक्त तक कितना टांग एलिवेट किया पेशेंट ने, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर ऑफ पेन देख ले तो कहाँ कहाँ पेन हो रही है, ठीक है। और जब पेन स्टार्ट हुई है तो कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह फैल गई है, और जो है वो डॉर्सिफिकेशन ऑफ फुट करने से पेन में कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई, वो देख लेते हैं। नॉर्मली पेन रिप्रोड्यूस नहीं होती, पेशेंट एबल होता है कि वो लेग को रेज कर सके 90 डिग्री के एंगल तक, ठीक है। माइल्ड पेन जो है वो हैमस्ट्रिंग की वो मतलब हो सकती है, मसल की मूवमेंट की वजह से हो सकती है, ठीक है। और कोई शायटिक पेन है पेशेंट को नहीं होती। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकता है कि पेन रिप्रोड्यूस होती है, ठीक है। पेन जो है वो दैट शूट एंड रेडिएट डाउन वन और बोथ लेग, ठीक है, बिलो द नी, वो हो सकती है हर्निएटेड इंटरवर्टेब्रल डिस्क की वजह से जो है वो पेशेंट को पेन हो सकती है, ठीक है। और जो आगे दोनों लेग तक जो है वो रेडिएट भी हो रही हो। उसके बाद जो है वो आप देखते हो कॉन्टीन्यूसली या इचिंग पेन तो नहीं है, ठीक है। यानी वो एट नाइट जो नॉट रिलीव हो बाय रेस्ट वो शो कर सकता है। कोई मेटास्टैटिक डिजीज तो नहीं पेशेंट को। लो बैक पेन जो है वो विद टेंडरनेस एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जो है वो ओस्टियोपोरोसिस में कॉमन है। फिर उसके बाद आप लेग की लेंथ को मेजर कर लेते हो। इफ़ यू सस्पेक्ट कि क्लाइंट की वन लेग लॉन्गर है देन द अदर तो आप उसको मेजर कर लेते हो। उसमें पेशेंट को आप कहते हो सीधे लेट जाए, ठीक है, अपनी टांगों को एक्सटेंड करके टेप के साथ मेजर कर टू डिस्टेंस बिटवीन द इंटीरियर स्पीरिक जो इलिक स्पाइन है वहाँ से मीडियल मेलियोलस तक जो है वो आप क्रॉसिंग द टेप ऑन द मीडियल साइड ऑफ द नी, तो आप उससे जो है वो लेग की लेंथ को चेक कर लेते हो जैसे आपको सामने डायग्राम में दिखाया हुआ, ठीक है। ये इलिक स्पाइन यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ये मीडियल जो है वो आपके पास जो है उसका नाम है मीडियल मेलियोलस, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है मेजरमेंट जो है वो इक्वल होती है या विद इन 1 सेंटीमीटर का मतलब डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इफ़ द लेग स्टिल लुक अनइक्वल तो आप अपेरेंट लेग लेंथ को चेक कर लेते हो बाय मेजरिंग फ्रॉम नॉन फिक्स पॉइंट यानी अम्बिलिकस से जो है वो मीडियल मेलियोलस फिक्स पॉइंट तक जो है वो आप चेक कर लेते हो। फिर उसके बाद जो है वो आप देख लेते हो कि इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या होगी, अनइक्वल लेंथ लेग की लेंथ हुई होगी जो स्कोलियोसिस की वजह से हो सकता है। इक्वल जो है वो ट्रू लेग लेंथ बट अनइक्वल अपेरेंट लेग लेंथ आर जो है वो हो सकती है एबनॉर्मेलिटी का स्ट्रक्चर में या पोजीशन ऑफ हिपोपेल्विस है तो उसकी वजह से, यानी अपेरेंटली जो है वो इक्वल है लेकिन जो है वो मतलब अपेरेंटली जो है वो आपको अनइक्वल लग गई लेंथ, लेकिन वैसे ठीक है तो वो जो है वो पेल्विस और हिप की पोजीशन जो है वो आगे पीछे होने की वजह से हो सकती है। ठीक है, इसके साथ हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो शोल्डर की जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे।